डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर महावीर सिंह यादव आज आप लोगों को बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स का टॉपिक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पर अपना व्याख्यान देने वाला हूँ। पिछले व्याख्यान में मैंने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट उनके लिए रूपांतरण समीकरण मैंने बताए थे, चर्चा की थी। तो उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए और आज इन चार टॉपिक्स को मैं ले रहा हूँ: ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, इस पर आप लोगों का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ मैंने इस फिगर के अंदर और दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए हैं। एक फ्रेम एस है जो स्थिर अवस्था में है, और दूसरी जो फ्रेम एस डैश है जो वी वेलोसिटी से और गतिशील है। यदि कोई पार्टिकल पी का वेक्टर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के अंदर पोजीशन वेक्टर आर है, तो किसी समय टी पर यहाँ ये जो वेक्टर आर है वो वेक्टर आर किसके बराबर होगा? वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर डैश वेक्टर, जो कि किसके अंदर? इस पॉइंट पी का और एस डैश फ्रेम के अंदर पोजीशन वेक्टर है, प्लस क्या आ जाएगा? प्लस वी वेक्टर इंटू टी आ जाएगा। अर्थात यहाँ से हमें मिल जाता है आर डैश वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वी वेक्टर इंटू टी हमें मिल जाता है। तो यहाँ ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम आगे काम में ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ कैसे लिखा जा सकता है कि यदि कण P समय के सापेक्ष स्थिर नहीं है, अर्थात P का स्थिति सदिश T का फलन है, तो इक्वेशन जो मैंने लिखा है उसका T के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिख सकता हूँ? यहाँ इसका अवकलन आ जाता है डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी माइनस वी। टी के साथ में वो कर देते हैं इनका, तो ये इक्वेशन हमें मिल जाती है। और यहाँ इससे मिल जाती है वी डैश इक्वल टू वी माइनस कैपिटल वी, जहाँ कैपिटल वी क्या है? ये इस v का मान कैपिटल V क्या है? ये उसका वेलोसिटी है एस डैश फ्रेम की, s के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ v डैश तथा स्मॉल v क्रम से निर्देश तंत्र s डैश तथा s में कण p के वेग हैं। समीकरण 10 वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। तो ये वेलोसिटी का, वेग का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के नाम से इसको जानते हैं। इसी प्रकार से हम त्वरण का रूपांतरण देख सकते हैं। तो ये जो हमने इक्वेशन 10 निकाली थी, अर्थात v डैश इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी? v डैश वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर माइनस कैपिटल V वेक्टर था ये, जहाँ कैपिटल V क्या है? नियत है। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद रेस्पेक्ट टू t इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है हमें? डी वी डैश अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि v का मान, कैपिटल V का मान क्या है? कांस्टेंट है।
क्योंकि एस डैश तंत्र का एस के सापेक्ष वेग नियत है, अतः डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ इससे मिल जाता है कि ए डैश इक्वल टू ए डैश इक्वल टू ए। यहाँ ए डैश तथा ए क्रम से निर्देश तंत्र एस तथा एस डैश तथा एस में कण के त्वरण है। इसको इक्वेशन 11 के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ इक्वेशन 11 त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। ये वाला जो इक्वेशन ए डैश इक्वल टू ये त्वरण का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाता है। इस समीकरण से प्रकट होता है कि निर्देश तंत्र के नियत वेग से गति करने पर त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, यदि P पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो दोनों ही तंत्रों में त्वरण शून्य होगा, अर्थात न्यूटन का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इस प्रकार के नियत वेग से गतिशील तंत्रों में वैध रहता है, बिल्कुल ठीक रहता है। अतः जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के सापेक्ष कोई अन्य फ्रेम जो कि अन्य निर्देश फ्रेम नियत वेग से गति कर रहा है तो वह भी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होगा। अतः जो समीकरण 11 को त्वरण के गैलीलियन के निश्चरता का नियम भी इसको कहा जाता है। ये जो इक्वेशन है इसको इनवेरियंस ऑफ गैलीलियन एक्सेलरेशन लॉ के नाम से इसको जानते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, बल का फोर्स किस तरह से करते हैं। तो यहाँ जो इक्वेशन 11 था, इस इक्वेशन गैलीलियो रूपांतरण सिद्धांत के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में कण का द्रव्यमान अचर रहता है। अतः समीकरण 11 के दोनों ओर कण के द्रव्यमान m से गुणा कर देते हैं। इक्वेशन 11 क्या था, इक्वेशन 11 क्या था, ए डैश वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर था। दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, ये इक्वेशन m ए डैश वेक्टर दैट इज इक्वल टू m ए वेक्टर। और ये इसलिए ये क्या आ गया, f डैश बराबर किसके आ गया, f के बराबर आ गया। ये इक्वेशन मिल जाते हैं f डैश इक्वल टू f। इसको 11 कह देते हैं, 12 कह देते हैं इक्वेशन। अतः सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में मापित कण पर आरोपित बल का मान समान होता है। इसे बल के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं, इनवेरियंस लॉ ऑफ फोर्स लॉ के नाम से इसको जानते हैं। समीकरण 12 से प्रकट होता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में वैध होता है। अब आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, संवेग संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है कि गैलीलिय रूपांतरण में कणों का संवेग अपरिवर्तित नहीं रहता है, क्योंकि कण का वेग भिन्न जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में भिन्न प्राप्त होता है, परंतु संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है, इनवेरिएंट होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी निर्देश तंत्र में, निर्देश तंत्र S में दो कणों के द्रव्यमान m1 में m2 हैं। इनके वेग क्रम से u1 व v2 हैं। इन कणों की परस्पर टक्कर के पश्चात इनके वेग क्रम से v1 व v2 हो जाते हैं। तो इस निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पूर्व संवेग बराबर टक्कर के पश्चात संवेग, अर्थात m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इक्वेशन 11 के रूप में, इक्वेशन 13 के रूप में, और आप इस नियम को लिख सकते हैं। एक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र S डैश में, जो S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, इन कणों के वेग टक्कर से पूर्व u1 डैश व u2 डैश तथा टक्कर के पश्चात v1 डैश व v2 डैश हैं। तो क्योंकि द्रव्यमान गैलीलिय रूपांतरण में अपरिवर्तित रहता है, अतः टक्कर से पूर्व S डैश तंत्र में कुल संवेग कितना हो गया, m1 u1 डैश प्लस m2 u2
डैश हो जाता है। इक्वेशन 14 के द्वारा इसको लिख दिया जाता है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग कितना हो गया, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, ये इक्वेशन 15 के रूप में। और इसको टक्कर के पश्चात कुल संवेग एच डैश फ्रेम के अंदर लिख सकते हैं। परंतु गैलीलियन रूपांतरण में u1 इक्वल टू u1 डैश प्लस कैपिटल V, u2 डैश इक्वल टू u2 डैश u2 वेक्टर इक्वल टू u2 डैश वेक्टर प्लस कैपिटल V वेक्टर, और v1 इक्वल टू क्या हो गया, v1 डैश प्लस कैपिटल V, और v2 इक्वल टू क्या हो गया, v2 डैश प्लस कैपिटल V वेक्टर। इनको इक्वेशन 13 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, रख देते हैं। तो हमारे पास में क्या आ गया, हम इससे लिख सकते हैं कि m1 और इसकी जगह u1 की जगह क्या रख सकता हूँ, u1 डैश प्लस v प्लस m2, v2 की जगह u2 की जगह क्या रख सकते हैं, u2 डैश प्लस कैपिटल V इक्वल टू m1 इंटू v1 की जगह क्या रख सकता हूँ, v1 डैश प्लस कैपिटल V प्लस m2, और v2 की जगह क्या रख सकता हूँ, v2 डैश प्लस कैपिटल V। अब इससे क्या लिख सकता हूँ, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू क्या आ जाता है, m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। यहाँ ये जो इक्वेशन 16 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेशन 16 एस डैश फ्रेम के अंदर संवेग संरक्षण नियम को प्रदर्शित करता है। अर्थात एस डैश में भी टक्कर से पूर्व कुल संवेग बराबर टक्कर के पश्चात कुल संवेग, या गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण सिद्धांत अपरिवर्तित रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।